आदमपुर उपचुनाव के रण में तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। जीत की हर कोई उम्मीद लगा रहा है। इस सब के बीच हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी हैं। सर धन्यवाद। कांग्रेस भी उम्मीद लगाए हुए है कि आदमपुर का जो उपचुनाव है उसे वो जीतेगी। क्या रणनीति है उसको लेकर? देखिए, जहां कांग्रेस एक पार्टी के रूप में उम्मीद लगाए बैठे है, वहां आदमपुर की जनता पिछले 10 दिन से हम काम कर रहे हैं, उनको कांग्रेस से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर यहां भेजेंगे और आने वाली जो सरकार है कांग्रेस की उसमें साझेदारी करनी है, तो आदमपुर की जनता को एक ऐतिहासिक निर्णय लेना होगा, वो है कांग्रेस को जिताने का। और मुझे लगता है जिस तरह हवाओं के रुख में बदलाव दिखाई दे रहा है, आदमपुर की जनता कांग्रेस के पक्ष में निर्णय लेने जा रही है। लेकिन लगता नहीं है कि अभी 2024 के चुनाव तो अभी दूर है, तो ऐसे में एक दूर का ख्वाब नहीं है क्या अभी कांग्रेस के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब आदमपुर का चुनाव का नतीजा आएगा और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ के लोगों का मतदान होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी एक अल्पमत की सरकार है। ये दूसरी पार्टियों के बैसाखियों के सहारे चल रही है। हरियाणा का ये इतिहास रहा है कि जब भी यहां अपने बहुमत की अल्पमत की सरकार, अपने बहुमत की न रहकर अल्पमत की सरकार रही हूं, उन सरकारों ने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो जैसे ही कांग्रेस जीतेगी आदमपुर से, यहां एक खलबली मचेगी और बहुत से लोग आज कांग्रेस के भी संपर्क में ऐसे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देकर और इस सरकार को चलता करने के लिए नए समीकरणों के साथ आएंगे। तो निश्चित रूप से ये कहना कि 2 साल में कुछ हो जाएगा, 2 साल तक की सरकार चलने की संभावना बड़ा बयान है अपने आप में कि अगर आदमपुर का चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में बड़ा उलटफेर भी यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर मैंने जैसे कहा है कि आज सारा हरियाणा आदमपुर पर नजरें टिकाए बैठा है। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो एक बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था हमारे आज के कैंडिडेट जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई के बीच में। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये ट्रेडिशनली कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही। यहां से कांग्रेस जीतती रही और लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति रहा है। अब जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं राजनीति में, जो उभर रहे हैं, कि जिस प्रकार से 36 बिरादरी का एक संकल्प और समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, उससे मैं बड़े विश्वास से कह सकता। आज परिस्थिति यह है कि लोग 54 साल से जिस प्रकार की राजनीति यहां हो रही है, उससे आजादी चाहते हैं। उस विधायक से आजादी चाहते हैं जो वोट तो ले जाते हैं, लेकिन न तो कभी विधानसभा में दिखाई देते हैं यहां के लोगों की आवाज उठाने के लिए, और न ही कभी इस इलाके में दिखाई देते हैं लोगों की दुख दर्द को साझा करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के पक्ष में क्यों पर मतदान होगा जो एब्सेंटी एमएलए रहे, जो एमएलए तो हो लेकिन कभी दिखाई ना दे। जैसे एक एब्सेंटी नंबरदार का लॉ है, आई एम ए लॉयर। तो इसी प्रकार से यहाँ के लोग अब इतने साल बाद जागे हैं और इस बात से चाहते हैं। और देखिए, लोकतंत्र का स्वरूप भी बदल रहा है। लोकतंत्र में अब वो समय नहीं रहेगा कि बाप बेटों का और वो एक ट्रेडिशनल वोट आपको मिल रहा है। देखिए पंजाब में क्या हुआ। तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ भी बनेंगी और बन रही हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दूसरे विपक्षी दल तो दूर दूर तक है ही नहीं, कांग्रेस जमानत ही जब अपनी बचा ले ये गनीमत है, ये बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी के दावों पर लोग हंसते हैं और वो अगर इस चुनाव को मुकाबला नहीं मानते हैं तो क्यों सारी यहाँ कैबिनेट पड़ी है, सारे सांसद, सारे मिनिस्टर, सारे विधायक और कल स्वयं मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री
अगर यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं है और कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, कोई मुकाबला नहीं है, तो इतना जोर काहे लगा रहे हो? घर घर जाके पैर पकड़ रहे हो। घर घर जाकर आज ये नौबत है कि परिवार सारा निकला हुआ है। जो घर के दरवाजे में बंद रहने वाली बहुएं थी, वो भी जाकर आज लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे। लोकतंत्र है, सबको जाने का हक है। अगर इतनी उनको आसानी लग रही थी तो हमने ठीक है, लोगों से हाथ जोड़ के चले जाएं, लोग डाल देंगे वोट ऑटोमेशन। लेकिन एक चीज नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक जो गुटबाजी है वो परेशान कर रही है लगातार, वो एक दिक्कत, एक तकलीफ कहीं ना कहीं है, और यहाँ भी क्या वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो दिख रहा है वो सब। देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी, माफ करना, मीडिया का मैं बहुत आदर करता हूँ, लोकतंत्र का एक स्तंभ है, मीडिया के माध्यम से वो गुटबाजी दिखाई देती है। वैसे कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। हाँ, किसी पार्टी में कोई गुटबाजी हो सकती, लेकिन जब लोग फैसला कर लें तो किसी गुटबाजी को नहीं देखते हैं। आज लोग ये फैसला कर रहे हैं। देखिए, जब भजनलाल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता थे, उस टाइम भी गुटबाजी कहते थे लोग, और 67 सीटें आई। गुटबाजी कहीं नहीं है। सिर्फ एक बात को आप समझिए, क्या इतिहास रहा है इन लोगों का। अब ये कह रहे हैं हम आजमपुर का विकास कराएंगे, चलो अच्छी भावना है, लेकिन 54 साल से आपके पास आजमपुर आपके ताले में बंद है, तो अब तक ये विकास क्यों नहीं हुआ? 9 साल से कुलदीप बिश्नोई जी और उनके परिवार के कब्जे में ये सीट है खुद के। कभी ये विधानसभा का मैं अध्यक्ष रहा हूं, मैंने कभी वहां पर विधानसभा में आवाज उठाने की बात तो छोड़िए, कभी उनको देखा तक नहीं है। कभी कभी दिखाई दे जाते थे। तो जो व्यक्ति अपने इलाके की आवाज सत्ता में रहकर या विपक्ष में रहकर, देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का कुछ राजनीतिक भाग्यक्रम ऐसा है कि वो जहां जाते हैं वहीं से बंटाधार हो जाता है। देखिए, वो पंडित है, आप जन्मपत्री भी देखिए अभी। क्या अभी हम देख के बताएंगे। देखिए, क्या है, जन्मपत्री भी देखने की ज्यादा लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जिस प्रकार का क्रियाकलाप रहा है, 2005 में कांग्रेस की सत्ता आई, उनके बड़े भाई चंद्रमोहन जी को प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े महकमे दिए गए। कुलदीप बिश्नोई जी सांसद थे। फिर भजनलाल जी भी कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। वहां कांग्रेस में रहकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सांसद के रूप में इस क्षेत्र का विकास कराना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस छोड़ के भाग गए, अपनी हजका बना ली। किसने कहा था? फिर हजका से एक समझौता हुआ बहुजन समाज पार्टी का, फिर वो टूट गया, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का भी कभी उदय नहीं हुआ। फिर समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी से, फिर वो समझौता भी टूटा। और भारतीय जनता पार्टी को गलत बात नहीं कह रही थी। मनोहर लाल जी का बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी बजाय चौधरी भजनलाल को चीफ मिनिस्टर के रूप में हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर समझौता रखना है रखो, चीफ मिनिस्टर मैं, जो अपने बाप को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सहमत ना हो, आप उसकी महत्वाकांक्षा समझ सकते हैं। तो ये बीजेपी का बंटाधार हो गया। फिर 2016 में कांग्रेस में आ गए। मैंने तो कह दिया था कांग्रेसियों को, अब तुम्हारी सरकार 2019 में नहीं बनने वाली, और नहीं बनी, बनते बनते रह गई। और अब ये बीजेपी में गए हैं। लिख लेना, आप कह रहे हैं पंचांग देखते हैं, पतरी देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तीनों देख लिए। बीजेपी का भी बंटाधार निश्चित है। कांग्रेस का पंचांग जो है वो ठीक हो गया है। कांग्रेस के प्रति देखिए, पंचांग कौन देखता है? पंचांग, क्योंकि मैं मन वचन कर्म से ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं कि पंचांग भी उसी दिशा में मुड़ता है, आपकी ग्रह चाल भी वहीं जाती है जहां आपको परमात्मा ले जाना चाहता है। अब पंचांग तो यहाँ के लोग लिख रहे हैं। देखिए, लोग इस तरह से लोगों की भीड़ आकर स्वागत कर रही है कांग्रेस के नेताओं का। सवाल मैं किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उसकी कार्यशैली के खिलाफ हो सकता है। मैं मनोहर लाल जी का बहुत आदर करता हूं, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन अगर उनकी नीति से मुझे सहमति नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं। तो ये बात समझने की है।
कुलदीप बिश्नोई जी एक अच्छे प्रतिनिधि साबित नहीं हुए, तो कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं कि पंडित जी चुनाव तो कुलदीप बिश्नोई नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो मुझे एक कहावत याद आ गई हमारे बुजुर्गों की कि माँ पे धी पिता पे घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और देखिए कितनी चतुराई से कुलदीप जी कह रहे हैं कि ये भव्य जी हैं हमारे तो बेटे के बराबर है और हम चाहते हैं वो आगे तरक्की करे जीवन में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भजनलाल जी जैसे हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते मेरे जैसे हैं? अगर वो ये कहेंगे कि मेरे जैसे हैं तो आदमपुर के समझ जाएंगे लोग कि जैसे 15 साल एक विधायक को उन्होंने झेला है, एक और झेलना पड़ेगा। ये है। आम आदमी पार्टी भी कुछ टेंशन का विषय है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में नतीजे घुमा दिए थे, तो कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये चुनौती इस चुनाव में हो सकती है या भविष्य में बन सकती है। देखिए आज मैंने 10 गाड़ियां देखी जो पंजाब से आई थी और उनमें पंजाब के सिख बाहुल्य लोग थे, माइक लगा रखे थे गाड़ी पे और ये कह रहे थे क्या लोगों, आदमपुर के लोगों, हमने आम आदमी पार्टी को पंजाब की चाबी सौंपी थी, हम पछता रहे हैं। वो बहुत झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे किए हैं और एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि किसी बहकावे में ना आए और आप बहुजन समाज पार्टी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टी हरा रही। देखिए ये चुनाव सीधा है, चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इसमें और कोई पार्टी है, और भी लोग लड़ रहे हैं। मैं सबका आदर करता हूं, सब अपनी एक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनका कोई राजनीतिक चुनाव में इसमें महत्व नहीं है। लोग स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है, सीधा कॉन्टेस्ट है। तो जहां सीधा कॉन्टेस्ट बन जाता है वहां लोग अपनी जो वोट्स हैं वो या तो जीतने वाले के पक्ष में करते हैं या सेकंड बेस्ट के पक्ष में, तो इधर उधर नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। देखिए लोकदल जो पार्टी है जिसको INLD बोलते हैं, वो अपने अस्तित्व को खो रही है। कर तो वो राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी जैसे महान नेता का जन्मदिन मनाया गया, बहुत देश के नेता आए, वो इसलिए आए थे कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था, लेकिन उस पार्टी का अस्तित्व क्या है? सारे देश में एक भी सांसद नहीं है, एक MLA है और वो राष्ट्रीय थर्ड ऑल्टरनेटिव। और उसकी बात तो INLD का भविष्य जो है वो लोग उसको नकार चुके हैं। क्या कांग्रेस भी मान रही है थर्ड फ्रंट की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस इज द ओनली फ्रंट देश की राजनीति में। आज अगर कोई पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम की पहाड़ियों तक अपनी प्रेजेंस है जिसकी, वो है कांग्रेस। और देश का राजनीतिक पैटर्न आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा बहुमत लोकसभा चुनाव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना मानते हैं, लेकिन विधानसभा की जहां बात आती है वहां आप देखिए बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, डिफॉल्ट है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की थी, डिफॉल्ट है। राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक में भी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट, केरला और तमिलनाडु। बड़ी स्टेट्स में अगर ये कहा जाए कि 2 बड़ी स्टेट्स का नाम ले दीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, तो केवल मात्र यूपी और गुजरात में है। स्टेट के जहां क्वेश्चन आता है, हम 10 की 10 पार्लियामेंट सीट हारे थे और बड़े बड़े मार्जिन से हारे थे। उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जो 75 और 85 पार का नारा लगा रही थी, उसको लोगों ने नकार दिया और वो अल्पमत की सरकार बन गई। क्या लग रहा है अभी इस चुनाव में सर मुद्दे, लोकल मुद्दे हैं? क्योंकि साख, गढ़, नाक की लड़ाई, ये कहीं ना कहीं इस तरफ ज्यादा जाता दिख रहा है। देखिए गढ़ की बात जहां तक की जाए तो ये कहा जा सकता है आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन ये उधर से तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो भजनलाल परिवार का गढ़ है। ये जो निशानी भजनलाल जी की हैं, चाहे वो कुलदीप जी हैं, चाहे उनके बेटे हैं,
उसके बारे में लोगों की वो राय नहीं है जो चौधरी भजनलाल जी के बारे में थी। तो इसको अब वो गढ़ कहा जाए तो अपने ऐसे समय में रहने वाली बात है। इट इज ए यूटोपियन थिंकिंग। आप ऐसे काल में रह रहे हैं जब देश का लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है और कहीं ना कहीं आदमी को अपने हर क्रियाशैली क्रियाकलाप और हर चीज के लोग देख रहे हैं। लोगों को ये ना समझें कि वो जानते नहीं है, सब जानते हैं। और इसी यही कारण है कि जो राजनीति होती रही ये कई परिवारवाद की, इन चीजों की, उससे कहीं ना कहीं एक जैसे बीजेपी के आरोप रहते हैं कि कांग्रेस परिवारवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बनी थी क्या इंदिरा जी प्रधानमंत्री देश की? उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे। उनकी मृत्यु हो गई, ना होती तो वो प्रधानमंत्री रहते। फिर देश ने संकट के समय में इंदिरा जी को चुना। जब इंदिरा जी का कत्ल हो गया तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मेरे बेटे को बना देना। राजीव जी आए और राजीव जी के बाद जब सारा देश एक बहुमत देकर सोनिया गांधी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उस समय पर सोनिया जी ने यह फैसला किया कि हमारे परिवार से नहीं, देश के अंदर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक काबिल व्यक्ति की जरूरत है और सरदार मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाकर 10 साल रहे वो। तो ये कौन सा परिवारवाद की बात करते हैं? उसके बाद हमारी पार्टी है जिसमें चुनाव हुआ है, खरगे जी आ गए हैं। ये सब आरोप जो है कांग्रेस पर लगाने वाले अपने बगलों में झांकें। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है? अरे भाई, बेरोजगारी मुद्दा है, उस पर कुलदीप जी बात करें। गढ़ क्या है? अपने गढ़ में कितनी नौकरियां दिला दी इन्होंने, कितनी दिलाएंगे, उसकी तो बात नहीं करते। जो बदलाव की बात है, अगर कांग्रेस जीतती है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं है, तो क्या बदलाव आदमपुर के लोगों को मिलेगा? विकास की कौन सी एक नई राह जो है वो खुलेगी? निश्चित रूप से। मुझे आदमपुर में आकर कुछ समय पहले, चुनाव की घोषणा से पहले, मैं आया था एक साथी के यहाँ सामाजिक कार्यक्रम। मुझे बड़ी निराशा कि जहां पर भजनलाल जी जैसे बड़े नेता इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके परिवार का वर्चस्व रहा, उस शहर की सड़कें, शिविर, पानी और व्यवस्था ऐसी रही उस सड़कों की। मैं समझता हूं कि सोच लोगों के साथ साथ इन लोगों को भी सोचना चाहिए। क्या हमको जितना सम्मान मान लोगों ने दिया है, क्या उसके अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप हमने काम किया है? नहीं किया तो चुनाव को स्वयं छोड़ देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि ये जीत हार नहीं, मार्जिन का चुनाव है उनके लिए, तो अब तो वो तो ये देख रहे हैं कि मार्जिन कितना बड़ा होगा। कांग्रेस क्या देख रही है? कांग्रेस तो जीत देख रही है। और ये जो मार्जिन की बात बीजेपी कह रही है ना, वो वैसी ही बात है जैसे 75 पार की थी और निकले 40। सरकार अपने बहुमत से नहीं आ पाई, फिर बैसाखियां लानी पड़ी। इस प्रकार के दावे बीजेपी फैलाने में बहुत माहिर है। बाकी असलियत जमीनी, हम भी चुनाव में घूम रहे हैं, हमें भी 6 चुनाव लड़ चुके हैं, हम भी जमीनी हकीकत जानते हैं। तीसरे जनरेशन के पॉलिटिशियन हम भी जानते हैं क्या है लोगों का रुख। लोगों के रुख को देखकर, आदमपुर की हवाओं और फिजाओं को, राजनीतिक हवाओं और फिजाओं को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर कांग्रेस विजयी होगी और जनता, भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो कन्वर्ट हैं, टर्नकोट उम्मीदवार हैं, बोरोड हैं। और देखना, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। मुझे मनोहर लाल जी का वो बयान याद है जब कुलदीप जी ने उन पर आक्रमण किया था कि ये धोखेबाज हैं, या उनके बारे में आप शब्द कहते। मैं तो मुख्यमंत्री के बारे में वो शब्द कभी कह नहीं सकता हूं, बड़ी आदर की दृष्टि से देखता हूं। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन जो फिर मनोहर लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था,
वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने साफ कहा कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं ये राजनीति नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, ये व्यापारी हैं, राजनीति के व्यापारी। और वैसा ही व्यवहार उनका है, एक व्यापारी का जैसा होना चाहिए। तो आदमपुर की जनता देखे, समझे कि व्यापारियों से या मौका परस्तों से अगर उनको आदमपुर की हालत को वैसा ही रखना है, क्योंकि ये फिर चुनाव के बाद तो दिखेंगे नहीं, जीतेंगे तो नहीं दिखेंगे, हारेंगे तो नहीं दिखेंगे, दिखना नहीं है, ये इनका नियम है, तो हम क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। और दावा यहाँ है कि आदमपुर की सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो न केवल आदमपुर जीतेंगे बल्कि हरियाणा में बड़ा सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये बड़ा बयान जो है ये कुलदीप शर्मा जी की तरफ से दिया गया है। लेकिन खैर अब 3 तारीख को तय होगा जीत किसकी और हार किसकी। कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, आदमपुर।